नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। और आज की सीरीज़ में हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद की जीवनी का संक्षिप्त विवरण। मुंशी प्रेमचंद जो कि भारतीय हिंदी साहित्य के एक बहुत नामचीन और महान लेखक हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए उनकी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई 1880 के बनारस में लम्ही गांव में हुआ था और उनका नाम धनपत राय रखा गया। उनके पूर्वज एक बड़ी कायस्थ परिवार से थे और करीब 8 और 9 बीघा जमीन के मालिक थे। इसका मतलब है मुंशी जी एक जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उनके दादा गुरु सहाय राय एक पटवारी थे। उनके पिताजी अजायब लाल एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और उनकी माता आनंदी देवी करौनी गांव की रहने वाली थी। जी हाँ, अपनी माता से ही प्रेरित होकर उनकी कहानी बड़े घर की बेटी में उन्होंने आनंदी नाम के किरदार को जीवंत किया था। मुंशी जी के चाचा जिनका नाम महावीर था, जो कि एक अमीर और एक बड़े जमींदार थे, उन्होंने मुंशी जी को प्यार से नवाब नाम दिया था और यही नाम मुंशी जी का लेखनी नाम यानी कलम का नाम भी रखा गया। यानी मुंशी जी जब पहले कहानियाँ लिखते थे वो नवाब राय के नाम से ही लिखते थे। महज 7 वर्ष की आयु में मुंशी जी अपने लम्ही गांव के निकट एक लालपुर नामक जगह में एक मदरसे में मौलवियों की सहायता से उर्दू और पर्सिया की शिक्षा प्राप्त कर। महज 8 वर्ष की आयु में मुंशी जी की माता का देहांत हो गया एक लंबी बीमारी के बाद, और ये दौर मुंशी जी के जीवन का सबसे कठिन दौर था। हालांकि उनकी एक बड़ी बहन थी, लेकिन क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी इसलिए उनके साथ उनका रहना संभव न था। तो मुंशी जी की देखभाल करने वाला इस वक्त उनके घर पर कोई भी नहीं था। मुंशी जी के जीवन में यहाँ से एक नया मोड़ आया और संघर्ष भरी जीवन का ये एक पहला कदम था। और उनका संघर्ष तब और बढ़ गया जब उनके पिता, जो कि गोरखपुर में पोस्टेड थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अपनी विमाता के साथ मुंशी जी के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। महज 15 वर्ष की आयु में जब मुंशी जी शिक्षा प्राप्त कर ही रहे थे, 1895 ईस्वी में उनकी शादी करा दी गई एक जमींदार घराने की महिला से, जो कि उनसे उम्र में बड़ी थी। खैर, 1897 में उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है एक लंबी बीमारी से, और अब महज 17 वर्ष की आयु में पत्नी और माता विमाता की जिम्मेदारी मुंशी जी के कंधों पर आ जाती है। मुंशी जी इस दौर से गुजर रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। तो उन्होंने अपने गांव से दूर जाकर एक वकील साहब के घर पर उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना ठीक समझा। वकील साहब ने भी रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी दी उनको, और 5 रुपये मासिक वेतन पर मुंशी जी ट्यूशन पढ़ाने लगे। बहुत कठिन दौर था उनके जीवन का। 3 रुपये वो खर्चे के लिए घर बेचते और 2 रुपये में अपना महीना जैसे तैसे गुजारते थे। 1899 ईस्वी में मुंशी जी ने अपने पास जो किताबों का संग्रह रखा था, आर्थिक तंगी की वजह से उसे बेच दिया और साथ ही साथ उसी किताब दुकान में जाकर कुछ दिनों के लिए किताबें बेचने की नौकरी भी की। थोड़ा सा बदलाव आया 1900 ईस्वी में, जब मुंशी जी को एक सहायक शिक्षक के तौर पे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल में 20 रुपये की सैलरी पर एक नौकरी मिली, और महज 3 महीने के बाद ही उनका ट्रांसफ़र प्रतापगढ़ में डिस्ट्रिक्ट स्कूल में कर दिया गया, जहाँ पर वो एक एडमिनिस्ट्रेटर साहब के बंगलों पर रहते और उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे। मुंशी जी ने जब अपना पहला उपन्यास लिखा था, तब उस वक्त के काफ़ी चर्चित व्यक्ति प्रकाश चंद्रा ने एक टिप्पणी दी उनके नवल पे और उनके लिए लिखा इमेच्योर वर्क। लेकिन मुंशी जी का मनोबल इससे टूटने वाला न था। मुंशी जी लगातार अपनी लेखनी के साथ जागरूकता फैलाने में जुटे हुए थे। 1905 में मुंशी जी कानपुर आकर रहने लगे और साथ ही साथ इलाहाबाद से ट्रेनिंग भी ली। उनको कानपुर में रहते हुए करीब 4 साल हो गए। 1905 ईस्वी से 1909 तक वो कानपुर में रहे और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है जमाना पत्रिका के एडिटर मुंशी दया नारायण निगम से, जिनकी पत्रिका में कई
किताबें और उपन्यास मुंशी जी की प्रकाशित हुई थी और साथ ही साथ नारायण जो थे वो मुंशी जी के परम मित्र भी थे। इन्होंने ही जन्म दिया था प्रेमचंद को। कैसे और कब वो हम आगे जानेंगे। सन 1906 में मुंशी जी ने दूसरा विवाह किया। मुंशी जी का जो संबंध था उनकी पहली पत्नी से वो संबंध काफ़ी अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच में काफ़ी असमानताएं थी, विचारों में भी मतभेद हुआ करता था। तो आखिरी में मुंशी जी ने निर्णय किया कि उनको उनके घर वापस भेज दिया जाए और उस वक्त चल रही विधवा विवाह से प्रभावित होकर मुंशी जी ने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से शादी कर ली, जो कि एक जमींदार घराने से थी, कुछ फतेहपुर के निकट की रहने वाली थी। हालांकि जब मुंशी जी का देहांत हुआ तो शिवरानी देवी ने उनके लिए एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रेमचंद घर में। अब बात करते हैं मुंशी जी की किताबों की। मुंशी जी की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी उसका नाम था दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और दूसरा छोटा नॉवल हम खुरमा ओ हम सवाब, जिसको हम प्रेमा के नाम से जानते हैं, प्रेमा के नाम से ट्रांसलेट किया गया है इसे, वो भी पब्लिश हुई। 1907 ईस्वी में पहला कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम था सोजे वतन। और ये कहानी कहीं ना कहीं इंस्पायर थी, जो उस वक्त पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से, तो उस पर ये आधारित थी और उसी से प्रभावित भी थी। तो 1909 ईस्वी में प्रेमचंद का फिर से ट्रांसफ़र होता है और वो पहुंच जाते हैं हमीरपुर, जहां पर उन्हें सब डिप्टी इंस्पेक्टर के तौर पर स्कूल में कार्यरत किया जाता है। इसी वक्त सोजे वतन जो थी, उनका जो एक संग्रह था कहानियों का, वो अंग्रेजी सरकार के नज़र में आती है और अंग्रेजी सरकार को ये बिल्कुल भाता नहीं कि कोई अपनी लेखनी से समाज में जागरूकता फैलाए और उनकी बुराइयां करे। तत्काल आदेश जारी किया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कि इस संग्रह का जितना भी प्रति बाकी है उन सबको ढूंढकर जला दिया जाए। और जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। करीब 500 से ऊपर प्रतियां जला दी जाती हैं। इस घटना के बाद मुंशी जी थोड़े आहत होते हैं और अपने जो परम मित्र थे दया नारायण निगम जी, उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं और यहीं से जन्म होता है हिंदी साहित्य के महान लेखक जिनको हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, प्रेमचंद का। क्योंकि मुंशी जी लिखते पहले भी थे नवाब राय के नाम से, लेकिन अब उनको उनके मित्र ने सलाह दिया कि अब आप अपनी लेखनी प्रेमचंद के नाम से लिखा करें। तो यहीं से शुरुआत होती है प्रेमचंद की लेखनी प्रेमचंद के नाम से। 1914 ईस्वी में मुंशी जी ने हिंदी कहानियाँ और उपन्यास लिखना भी शुरू कर दिया। उनकी जो पहली हिंदी कहानी थी वो थी सौत। बहुत अच्छी कहानी है जो कि पब्लिश हुई सरस्वती मैगजीन में, सरस्वती पत्रिका में दिसंबर में। और 1917 में उनकी पहली कहानियों का, हिंदी कहानियों का जो कलेक्शन था वो था सप्त सरोज, जो कि प्रकाशित हो चुकी थी। 1919 में उनका एक बहुत बड़ा उपन्यास वो भी प्रकाशित किया गया जो कि हिंदी में था, सेवा सदन। फिर 1919 में मुंशी जी को बीए की डिग्री मिलती है और 1921 में उनको प्रमोशन दिया जाता है डिप्टी इंस्पेक्टर की तौर पे। लेकिन उस वक्त एक आंदोलन चलाया जा रहा था गांधी जी की तरफ से, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जिसके तहत गांधी जी ने अपील की थी भारत की जनता से कि आप ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरीके की सेवाएं ना दें, खुद को अंग्रेजी और सरकारी जो सेवाएं हैं उससे वंचित रखें। और मुंशी जी इससे काफ़ी प्रभावित हुए। इससे प्रभावित होकर ही मुंशी जी ने अपनी सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया। 18 मार्च 1921 मुंशी जी ने गोरखपुर भी छोड़ दिया और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा फोकस अपनी लेखनी को देंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मुंशी जी जब तक जीवित थे वो अपने आखिरी दौर में भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। उस वक्त 1923 में उन्होंने अपना एक खुद का
प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया सरस्वती प्रेस के नाम से बनारस में। और उसके बाद कई बड़ी और महान और अतुल्य रचनाएं जो हैं उनकी वो प्रकाशित हुई, जैसे कि 1925 में निर्मला, जो कि डाउरी सिस्टम को एक्सपोज करती है पूरी तरह से। 1927 में प्रतिज्ञा, 1924 में रंगभूमि, 1928 में गबन, 1932 में कर्मभूमि, 1936 में कफन। पूरी कहानियों का विवरण देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मुंशी जी ने अपने जीवन में करीब 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी हैं और कई अनेक नॉवेल्स लिखे हैं। 31 मई 1934 ये समय वो था जब मुंशी जी बहुत ही गहरी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। तो उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का सोचा हिंदी सिनेमा जगत में, और वो जा पहुँचे मुंबई। साथ ही साथ उनको एक जॉब ऑफर की गई प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, जिसका नाम था अजंता। और मुंशी जी को पूरी उम्मीद थी कि 8,000 रुपये जो सालाना सैलरी है उससे उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो जाती रहेंगी। और मुंशी जी ने बड़े ही चाव से एक स्क्रिप्ट लिखी फिल्म मजदूर के लिए। ये फिल्म डायरेक्ट किया था मोहन भवनानी ने, और ये फिल्म बेस्ड थी उस वक्त जो गरीब मजदूर थे उनके ऊपर। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी आप समाज में चल रही किसी विसंगति का खुलकर विरोध करते हैं या उसके ऊपर कोई फिल्म बनाते हैं या कोई लेख लिखते हैं, तो समाज के वो वर्ग जिनके ऊपर कटाक्ष होता है उनको ये बात रास नहीं आती। कुछ ऐसा ही हुआ उस वक्त भी। उस वक्त के जो बड़े व्यावसायिक वर्ग थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, और वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि ये मूवी रिलीज़ हो। हालांकि मूवी रिलीज़ हुई लाहौर और दिल्ली में, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद थी मुंशी जी को, वो उम्मीद पर ये खरी उतर नहीं पाई। 1934-35 में उनका जो पब्लिकेशन था सरस्वती, वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुका था, और इसी वजह से मुंशी जी को इसे बंद करना पड़ा। उस ज़माने में करीब 4,000 के कर्ज में था उनका पब्लिकेशन, और बहुत ही दुख के साथ मुंशी जी ने बहुत दबे हुए मन के साथ अपने पब्लिकेशन को बंद कर दिया। बात करते हैं मुंशी जी के कुछ आखिरी पलों की। अपने आखिरी दिनों में मुंशी जी ने मुंबई छोड़ दिया और अपने बेटों के साथ रहने के लिए इलाहाबाद आ गए, जो वहाँ पर अध्ययन कर रहे थे उनके बेटे श्रीपत राय और अमृत राय जी। और साथ ही साथ मुंशी जी की एक पत्रिका थी हंस, जिसको वो प्रकाशित करते थे। तो अपने आखिरी दिनों में मुंशी जी शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन में थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि अपनी इस पत्रिका को इंडियन लिटरेरी काउंसिल को सौंप देंगे। और ऐसा करते ही मुंशी जी बनारस चले आए। लखनऊ 1936 में उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का खिताब मिला, यानी उनको प्रगतिशील लेखक संघ का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। अंत में 8 अक्टूबर 1936 में एक लंबी बीमारी से लड़ते हुए मुंशी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी मुंशी जी की आखिरी जो उपन्यास थी मंगलसूत्र, जिसको लिखते हुए उनकी मृत्यु हो गई, उसे उनके जो बेटे थे उन्होंने पूरा किया था। तो ये थी छोटी सी एक विवरण मुंशी जी के जीवनी के ऊपर। उनकी महान जीवन गाथा को 10 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया हो। धन्यवाद।